हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, 67 के अप्रॉक्सीमेट है। तो हम कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ देम जो मोस्टली यूज़ होते हैं उनका कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन जो हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं कर पाते। तो एक एक बिल्ट इन फंक्शन को हम लोग देखेंगे, स्पेशली दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं ये PDF फाइल जिसमें सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं 67 के आसपास हैं टोटल, ये सारे ही हैं। ये मैं आपको PDF की लिस्ट भी दे दूंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से ले लें। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप इन बिल्ट इन फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बिगनर है वो भी, और जो इंटरमीडिएट है उनके लिए भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शंस को। सबसे पहला फंक्शन है, वैसे ही ABS है, तो आप मैथमेटिक्स अगर यूज़ करते हैं तो मैथमेटिक्स में हो या फिर एक्सेल में हो ABS फंक्शन यूज़ होता है। ABS फंक्शन मतलब होता है एब्सोल्यूट, चाहे वो A=5 हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और B=-5 हो, इन दोनों में से कोई भी हो, ये दोनों की वैल्यू सेम रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट ABS A, और सिमिलरली अगर ABS यहाँ पे B भी करता हूँ तो ये दोनों ही सेम प्रिंट करेगा, क्योंकि ये चाहे प्लस हो या 5 हो या माइनस हो, सबको ये एक ही रखता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो ये A का तो एज इट इज 5 प्रिंट कर दिया, लेकिन -5 को भी इसने 5 बना दिया। तो ABS तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, ऑल फंक्शन क्या करता है, देखिए ये ऑल फंक्शन अगर किसी एक लिस्ट में सारे ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि कभी आप लिस्ट बनाते हैं, A= कोई लिस्ट है जिसमें कोई एक वैल्यू है, वैल्यू ही मान लेते हैं पहले, तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन की अलग बात है। और एक और लिस्ट बनाते हैं हम, लिस्ट B= ट्रू, फॉल्स और एक ट्रू। तो ये दो लिस्ट हमने बनाया। तो ये ऑल कंडीशन क्या करेगा, अगर लिस्ट में सारे ही ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक भी अगर फॉल्स हुआ तो जनरली हम इसका इटरेट करते वक्त में हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई वैल्यू ट्रू नहीं है तो इन दैट केस क्या करो। तो देखिए हम इसका क्या करेंगे, जैसे प्रिंट अगर ऑल फंक्शन किसमें B में, तो ये क्या चेक करेगा कि B में क्या सारे ट्रू हैं, अगर ट्रू होगा तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स बोल देगा। तो एक फॉल्स है इसलिए इसने फॉल्स बोल दिया। सिमिलरली अगर मैं करूँ ऑल, तो इफ A इज A में इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। सिमिलरली अगर जैसे हमने ट्रू चेक किया तो ऑल फंक्शन का यूज किया, वैसे ही एनी फंक्शन है। ये नंपाई क्या भी होता है, नंपाई पूरे लिस्ट के अंदर की एलिमेंट को चेक करने के लिए होता है, तो आप उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। लेकिन ये पाइथन के जो एनी और ऑल है उसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक हम नहीं कर सकते एलिमेंट वाइज, हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि एनी है, तो जैसे ऑल में क्या था, अगर हमने लिखा था प्रिंट क्या B है, तो ऑल लिखेंगे B, तो अगर सारे ट्रू होंगे तभी ट्रू बोलेगा। लेकिन एनी में क्या होगा, कोई भी एक होगा, एनी अगर कोई भी एक भी ट्रू होगा B के अंदर तो ये ट्रू बोल देगा। तो जैसे है दो ट्रू है इसमें तो ये बोलेगा ट्रू। तो ऑल में क्या होगा, सभी का ट्रू होना जरूरी है, एनी में किसी भी एक का होना जरूरी है, तो ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है ASCII। अब ये रीडेबल फॉर्मेट में कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अगर कोई भी नॉन ASCII कैरेक्टर है तो उसको एस्केप कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करके रीडेबल फॉर्मेट में कर देता है। देखते हैं एग्जांपल में कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे हेलो है, इसमें नॉन ASCII कैरेक्टर है, यहाँ पे E, तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा एस्केप कैरेक्टर के साथ और प्रिंट करेगा। तो देखिए जब इसको रन किया हमने तो क्या मिल रहा है, इस नॉन ASCII कैरेक्टर को इसने एस्केप कैरेक्टर में यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, अगर यूज़ है तो आप देख लेना। बिन कैरेक्टर, बिन में क्या करता है, ये बाइनरी वर्जन में प्रिंट कर देता है। जैसे कि A=5 ले लो, या फिर वैसे हम डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट बिन ऑफ 10 को अगर बाइनरी सिस्टम में आपको प्रिंट करना है कैसे दिखेगा, तो ये है बाइनरी सिस्टम के लिए सिंपल सा। बाइनरी सिस्टम में ऐसे देखो 0B, हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एक्स्ट्रा सिस्टम में कैसे कन्वर्जन हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो ये बिन हो गया कैरेक्टर को सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बूलियन क्या है कि ये बूलियन कैरेक्टर बोलता है कि रिटर्न द बूलियन वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी बूलियन वैल्यू को प्रिंट कर देता है। देखते हैं कैसे। देखिए आप सिंपली
किसी का भी प्रिंट करेंगे यहाँ पे बुल, तो ये बुलियन में जीरो को कन्वर्ट करेगा। तो जीरो क्या होता है बुलियन फॉर्मेट, फॉल्स, जीरो फॉल्स है और वन ट्रू है। तो जनरली सारे ऑब्जेक्ट ट्रू में होते हैं जीरो के अलावा, तो जीरो है तो फॉल्स है, अदरवाइज जीरो में वन हो गया तब भी ट्रू होगा, टू होगा तब भी ट्रू होगा, क्योंकि ये सारे ही ट्रू के अंदर आते हैं, बाकी सब ट्रू हैं। जीरो है तो फॉल्स है, अदरवाइज ये बाकी सब में ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी डालते हैं तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। अनलेस स्पेसिफाइड कि वो जीरो है, हमेशा ही ऐसे आएगा, मतलब ये ट्रू फॉर्मेट में आएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं हम लोग कॉलेबल का। कॉलेबल फंक्शन कब यूज करते हैं, जब कोई फंक्शन या मेथड क्या कह रहा है, रिटर्न्स ट्रू इफ द स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट इज कॉलेबल। अगर इसको हम कॉल कर सकते हैं अदरवाइज फॉल्स, तभी ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन के नाम से, वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है, अभी पास हमने दिया है। तो अगर कॉलेबल फंक्शन को यूज करें और यहाँ पे लिखे माई फंक्शन, तो ये माई फंक्शन को हम जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं। तो ये माई फंक्शन यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे इस कॉलेबल को, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये ट्रू प्रिंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये माई फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो मेथड है, ऑलरेडी ये फंक्शन है, तो ये हम जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं और पैरामीटर पास करके इसका रिजल्ट आउटपुट में ले सकते हैं। यहीं पे अगर मान लो यहाँ पे कोई लिस्ट होता जिसके अंदर कोई वैल्यू होती, अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या ए कॉलेबल है, तो क्या बोलेगा, नहीं, इसको हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है, तो ये सिर्फ मेथड के लिए, फंक्शन के लिए काम में आता है और नहीं। ओके, नेक्स्ट है CHR, कैरेक्टर, रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड यूनिक कोड। अब यहाँ पे कैरेक्टर का यूज होता है कि कैरेक्टर जब कैरेक्टर में दिया, जैसे कि किसी भी वैल्यू को कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे CHR वैल्यू यूज कर सकते हैं, CHR। और यहाँ पे मान लो 2 3 को प्रिंट करते हैं, तो ये कैरेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर फॉर्मेट है इसका, कुछ भी ज़्यादा यूज नहीं होता इसका। नेक्स्ट है क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या होता है, कोई भी एक मेथड है, मान लो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, क्लास टीचर के नाम से हमने क्रिएट किया, और इसमें एक फंक्शन हमने क्रिएट किया मेल के नाम से। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेल के नाम से हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पे सेल्फ बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक क्लास मेथड नहीं है, ये तो एक मतलब इस क्लास का ओवरऑल मेथड हो गया। लेकिन किसी मेथड को आपको क्लास मेथड बनाना है तो उसके लिए आपको पहले क्या कीवर्ड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ये क्लास मेथड, @क्लास मेथड इसके ऊपर लिख देंगे। तो ये मेथड सिर्फ क्लास की, आप क्लास मेथड से ही इसको कॉल कर सकते हैं, क्लास मेथड। अब ये बन गया क्लास मेथड, तो यहाँ पे जेंडर के नाम से अगर हम बनाते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेल्फ की जगह CLS आ रहा है, बिकॉज शेल्फ में जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाते हैं तो इंस्टेंस का मेथड था वो, लेकिन ये क्लास मेथड है, इसको आप सिर्फ क्लास मेथड से ही कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ की जगह CLS आ गया। हालांकि कुछ भी इसमें कोई मायने नहीं रखता, आप सेल्फ लिखेंगे तो भी वर्क करेगा, बट बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है CLS कि क्लास मेथड है। तो क्लास मेथड, किसी मेथड को क्लास मेथड बनाना है कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ क्लास ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा, इंस्टेंस के साथ वर्क नहीं करता, इसको बोलते हैं क्लास मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइल। कंपाइल को रहने देते हैं, कंपाइल को इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स आप मैथमेटिक्स में जैसा आपने सीखा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कि रियल नंबर भी होता है और इमेजनरी पॉइंट भी होता है। तो इमेजनरी और रियल को कैसे शो करना है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं उसका। कॉम्प्लेक्स जैसे लिखेंगे तो ये 2 पैरामीटर को लेगा कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 पैरामीटर लेता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स पे लेके जाएंगे तो ये कह रहा है ये 2 चीज़ चाहिए, एक तो रियल वैल्यू चाहिए इसको और एक इमेजनरी वैल्यू चाहिए, कॉमा लगा कर लिख सकते हैं। तो रियल मान लो 4 + 3 आयोटा लिखना है मुझे, तो 4, 3, तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। अभी जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये बोलेगा 4 + 3j, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या, डिलीट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए है, प्रॉपर्टी और मेथड भी डिलीट कर सकता है फ्रॉम ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, तो जो आप अगर आपको उप्स आता है तो ये उप्स के में अंदर बहुत यूज होता है। कोई भी एट्रीब्यूट को आपको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने क्लास बना रखा है कार नाम से, जिसके अंदर एक है प्राइस नाम से कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है। प्राइस = 4000 मान लेते हैं,
ठीक है, अब इसका अगर आप इंस्टेंस बनाएं तो C1 इज इक्वल टू कार। ठीक है, C1 कार नाम से एक इंस्टेंस बनाया हमने C1 नाम से। अब इसका मुझे प्राइस एट्रीब्यूट यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे कलर के नाम से बना लेते हैं और इसको रख देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो इसमें से कोई एक एट्रीब्यूट या मेथड भी डिलीट कर सकते हैं आप। यूज करना है, डिलीट करना है तो आप इस डिलीट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, DLATTR, सेट एट्रीब्यूट, डिलीट एट्रीब्यूट सब होता है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको डिलीट करना है तो ठीक है, डिलीट एट्रीब्यूट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 2 पैरामीटर चाहिए। देखिए यहाँ पे एक तो चाहिए ऑब्जेक्ट का नाम और क्या एट्रीब्यूट डिलीट करना है वो। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमने C1 रखा है, इसका जो इंस्टेंस बनाया है वो C1 है, और कॉमा, इसमें से मुझे अगर प्राइस डिलीट करना है, कलर डिलीट करना है, जो भी डिलीट करना है, मान लेते हैं मुझे कलर डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर। तो एक कलर एट्रीब्यूट डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूंगा तो अगर मैं इससे पहले भी रन करूं C1, इसकी वैलिडेशन कैसे करेंगे, मैं दो तरीके बताता हूँ। C1 डॉट प्राइस और कलर दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, C1 डॉट प्राइस और कलर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊं और C1 डॉट, अगर मैं फिर से यहाँ पे कलर कर देता हूँ और दोनों को ही मैं प्रिंट करता हूँ, अगर यहाँ पे तो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी कन्वर्ट करने के लिए होता है, मान लीजिए आपने लिखा ऐसे, नेम इज इक्वल टू, आपने इक्वल टू में ऐसे असाइन कर दिया कि नेम इज इक्वल टू एक वेरिएबल है जिसमें आपने जॉन डाल दिया, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, इस तरह से आपने डाल दिया। अब इसको आपको डिक्शनरी फॉर्मेट में करना है, की और वैल्यूज के फॉर्मेट में, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, आपके पास डेटा है, आपने वेरिएबल में सेव कर रखा है, उसको आप सिंपली डिक्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। डिक्ट डालिए, इसके अंदर ये डेटा आ गया, अभी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप नेम नाम का एक की बन जाएगा जिसमें वैल्यू आ जाएगा जॉन। नेम की है, जॉन है, ये सारे की बन गए और ऑटोमेटिक हो गए। तो डिक्शनरी में ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए अगर ये प्रॉपर्ली असाइंड है तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है DIR। क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है या फिर मेथड जितने भी अवेलेबल हैं, सब एक साथ प्रिंट करके दे देगा। तो DIR यहाँ पे अगर लिस्ट डाल देंगे तो लिस्ट की सारी प्रॉपर्टी जो आप एक्सेस कर सकते हैं और जो मेथड्स हैं इसके, वो सब डिस्प्ले कर देगा। डिब मोड, ये इंपॉर्टेंट है। डिब मोड का यूज क्या होता है कि आप अगर सिंपली एक डिब मोड से क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों एक साथ प्रिंट कर देगा कि 10 में अगर 3 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। इसको आप रिजल्ट को रन करेंगे तो ये देखिए, सिंपली क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों आ गए। क्वेश्चन आ गया 3 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये डिब मोड बहुत यूजफुल होता है कि आप, अगर आप यहाँ पे सिंपली ये करते हैं कि 10 और डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये फ्रैक्शन में आता है। हमारे पास 3 तरीके हैं, ये फ्रैक्शन में मिलता है ऐसे। अगर परसेंटेज लगाते तो सिर्फ रिमाइंडर मिलता, सिर्फ हमें रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन हमें दोनों चीज़ चाहिए, हम डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर भी चाहिए और क्वोशंट भी चाहिए। तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डिब मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों आ जाएगा, पहले क्वोशंट देन रिमाइंडर। ठीक है, तो डिब मोड का यूज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर दोनों चीज़ आपको एक साथ चाहिए तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट क्या करता है, इंडेक्स को और एलिमेंट को दोनों को आपको एक इटरेटर की तरह यूज करने देता है। वैसे अगर हम माई लिस्ट को इटरेट करें तो अगर हम फॉर लूप लगाएं और लिखें माई लिस्ट, तो माई लिस्ट में क्या होगा, अगर यहाँ पे रेंज देंगे तो अगर लेंथ ऑफ रेंज देंगे तो एक बार में या तो आई मिलेगा आपको, 0 1 इंडेक्स नंबर मिलेगा। अगर हमें आइटम चाहिए तो फॉर आई इन आइटम लिखेंगे, फॉर आई इन माई लिस्ट तो आइटम मिलेगा, एक बार में एक ही मिलेगा। लेकिन हमें दोनों चाहिए, इंडेक्स नंबर के साथ साथ आइटम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन यूज करूंगा। 2 बार फॉर लूप यूज करने के बजाय मैं एक बार इन्यूमरेट यूज कर लूंगा। इन्यूमरेट क्या करेगा, इसको बाइफरगेट कर देगा अलग अलग। क्या कह रहा है, कलेक्शन कोई भी एक टपल दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, इसकी दोनों को सेपरेट कर देगा, इंडेक्स नंबर और आइटम को। अब जैसे इन्यूमरेट डाला हमने तो ये 2 भागों में बढ़ गया, एक तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे और एक इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इनपुट भी यहाँ पे 2 चाहिए
दोनों को आपको प्रिंट करना है। तो जैसे जैसे प्रिंट करेंगे तो 0 इंडेक्स पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे चेरी है, इस तरह से प्रिंट हो गया। तो ये इनुमरेट फंक्शन काफ़ी यूजफुल होता है। नेक्स्ट है इवेल। तो इवेलुएट करने के लिए एक्सप्रेशन को देखते हैं कैसे यूज कर। तो इवेल फंक्शन देखिए क्या कह रहा है, इवेलुएट एंड एग्जीक्यूट एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग फंक्शन काम में आएगा। स्ट्रिंग अगर कोई आपने स्टोर कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, एक कोई स्ट्रिंग है 2 + 5, मान लो ये स्ट्रिंग की तरह आपने सेव कर रखा है, तो यहाँ पे आप इवेल फंक्शन का यूज कर सकते हो, इवेल फंक्शन का। अब इवेल में क्या होगा, ए, तो ये इवेलुएट कर देगा इसको। देखो इवेलुएट फंक्शन पे जब हम ले जाएंगे तो क्या कह रहा है, इवेलुएट द गिवन सोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल्स एंड लोकल्स, द सोर्स में बी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ पाइथन एक्सप्रेशन और कोड ऑब्जेक्ट रिटर्न्ड बाय अ कंपाइलर। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग को भी इवेलुएट कर सकते हो बाय यूजिंग इवेल फंक्शन। अब देखिए सिंपली यहाँ पे ऐड करके बता रहा है आपको, सिंपली यहाँ पे 2 + 5, इवन इफ ये क्या है, ये दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर है, बट फिर भी ये इवेलुएट कर सकता है। तो स्पेशली इस केस में इवेल फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इवेलुएट और एग्जीक्यूट था, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फिल्टर। फिल्टर का बहुत बार यूज करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमने एक फंक्शन बनाया कि इज इवन, कोई नंबर है, हम देख रहे हैं कि वो इवन है कि नहीं है, और रिटर्न क्या कर रहा है, अगर रिमाइंडर 0 है, मतलब 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब वो इवन है। ठीक है, अब इसका मुझे चेक करना है और मैं इसमें फिल्टर लगाना चाहता हूँ, और नंबर की लिस्ट हमने ये पास कर दी। तो अब इवन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इज इवन फंक्शन को हमने कॉल किया और इसमें हमने नंबर्स को पास कर दिया, नंबर्स को पास कर दिया। तो क्या होगा, इज इवन पूरी लिस्ट, मतलब पूरी फंक्शन में पूरी लिस्ट जाएगी, नंबर लिस्ट, और जो जो भी आपको रिटर्न तो ये कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो भी आपको डेटा मिलेगा पहले वो यहाँ से फिल्टर कर देगा, और फिर उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके ही सिर्फ और सिर्फ आपको जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, जैसे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, सिर्फ वही दिखाएगा। अब देखिए आपको जब इसको रन करेंगे आप, तो ये 2, 4, 6 दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर फंक्शन ने क्या किया, फिर इसको फिल्टर कर दिया। क्या कह रहा है, फिल्टर फंक्शन रिटर्न एन इटरेटर यील्डिंग दोज आइटम्स ऑफ इटरेबल फॉर विच फंक्शन इज ट्रू। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ट्रू आएगा, मतलब यहाँ पे 1, 3 और 5 रिटर्न नहीं कर रहा है आपको। तो फिल्टर फंक्शन का ये फायदा है। अगर मैं इसको नहीं करता, अगर मैं इसको नहीं लगाता, तो ये क्या कह रहा है, ये फंक्शन की, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लिस्ट, यहाँ पे आप देखें कह रहा है लिस्ट एक्सपेक्टेड एंड 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 2। यहाँ पे अब लिस्ट, ये या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ेगा एक लूप के अंदर, ठीक है, ताकि हर एक आइटम हम हर एक बार लिस्ट में उसमें फंक्शन में जाने दें और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करें। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट तो आप लोग जानते हैं, किसी भी नंबर को, डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि a = 5 है, अगर मुझे प्रिंट फ्लोट a कर दोगे तो ये क्या करेगा, फ्लोट में 5.0 इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन, वैसे फॉर्मेट फंक्शन का आज के डेट में एक आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या है, एफ स्ट्रिंग। बट मान लेते हैं कि एक नेम नाम से यहाँ पे किसी का नेम है और एक एज है, ठीक है, अलग अलग आपने यहाँ पे एज इस तरह से कर दिया, नेम और एज। अभी इसको प्रिंट करना है, तो एफ स्ट्रिंग में तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर एफ स्ट्रिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे हम लिखेंगे नेम इज एंड एज इज, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम एफ स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे हमने करली ब्रेसेस लगाए हैं वहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें नेम को पास करना है और यहाँ पे हमें एज को पास करना है, हर बार अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग अगर यूज नहीं कर रहे। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके बाद आपको सिंपली डॉट फॉर्मेट लगा देना, और जहाँ जहाँ पे फर्स्ट करली ब्रेसेस की जगह क्या है, तो नेम है, तो यहाँ पे एक नेम वेरिएबल है, कॉमा यहाँ पे एज वेरिएबल है, तो एज वेरिएबल 2 बार हमने जितनी जगह हमने करली ब्रेसेस लगाए वहाँ वेरिएबल पास कर देंगे। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये नेम की जगह एक वेरिएबल जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा हर बार, और यहाँ पे एज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसी काम को हम इजीली अब एफ स्ट्रिंग की वजह से साथ भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे एफ लगा देना है, तो आपको ये डॉट फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिख सकते हो एफ स्ट्रिंग के अंदर, आपको डॉट फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप सिंपली इसी के अंदर आप नेम डाल दो और इसी के अंदर
दोनों का काम सेम ही है। यहाँ पे डॉट फॉर्मेट अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आपने यहाँ पे एफ लगा दिया, तो ये एफ स्ट्रिंग का वर्क है, दोनों में आपको सेम आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, तो वेरिएबल को आप इसके अंदर भी असाइन कर सकते हो, इसको हटा के यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया। उम्मीद है इस पार्ट के लिए बहुत है, आप 23 तक प्रैक्टिस करें, फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, तो हम और इम्पोर्टेंट जो हैं पाइथन के अंदर उस सबको डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसमें से आप जानते ही हो, और जो नहीं जानते उनके लिए है कि आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम सारे डिस्कस करने वाले हैं, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट बना रखी है। डिक्शनरी के मेथड्स भी सारे डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर वो भी सब है यहाँ पे, वो सब डिस्कस करेंगे कैसे यूज़ करना है। लिस्ट के सारे मेथड हैं, सेट के सारे मेथड हैं, सेट के स्ट्रिंग के सारे मेथड है, स्ट्रिंग के तो मेथड 45 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग के मेथड सारे डिस्कस करेंगे। और टपल के मेथड, टपल के अंदर 2 ही मेथड है, तो टपल तो इम्यूटेबल होता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग बस बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।